बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सुमेरा हुसैन मिर्ज़ा एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इंसाफ न्यूज़ के फ़ोरम से। और इस वक्त जो मेरे साथ पर्सनालिटी मौजूद हैं, उनके वैसे तो कई तारुफ़ है, लेकिन आज हम इनके पास आए हैं और हम इनसे बात करेंगे कि इनके सियासी कदकाठ के बारे में। और आप मेरे अकब में कुछ तस्वीर देख रहे होंगे, ये वो लोग हैं जो मुल्क की खिदमत कुछ करते हुए अपनी जान दे चुके हैं, शहीद हो चुके हैं, और कुछ गाजी हैं इस वक्त अभी भी जो है इस वक्त सर्विस में है। इन दोनों मौज़ूआत पर हम बात करेंगे और बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जनाब राजा फ़िदा हुसैन अब्बासी साहब। सियासी तौर पे माशाल्लाह इनका बहुत बड़ा कदकाठ है। इनकी सियासत के बारे में सबसे पहले हम पूछेंगे कि इन्होंने अपनी सियासत का आगाज़ कहाँ से किया, किस किस पार्टी में ये रहे, और सियासत का शौक़ इन्हें क्यों कर हुआ। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर बताइएगा, आप माशाल्लाह आप सियासी कदकाठ है आपका, और आपने बड़ी अर्ली एज में अपनी सियासत का आगाज़ किया। हमारे नाजरीन को, हमारे देखने वालों को बताएं कि आपने सियासत जो है वो क्यों आपने इसका आगाज़ किया, आपने इसको चूज़ क्यों किया, क्या वजह थी, और आपने किस किस पार्टी में रहते हुए सर्व किया, किस किस ओहदे पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं स्टूडेंट लाइफ में ही मुझे शौक़ था लोगों की खिदमत करना, कि मेरे बुज़ुर्ग मेजर दाऊद साहब मेरे ताया जी थे, वो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड मुल्तान के मेंबर थे, चेयरमैन यूनियन काउंसिल भी थे, और गला मंडी वेहाड़ी के सदर थे। उन्होंने वेहाड़ी में इस्लामिया हाई स्कूल और गवर्नमेंट का बनाया कॉलेज, जो इस्लामिया कॉलेज, ये भी उन्होंने बनवाया था। उस वक़्त वो ये प्राइवेट था, बाद में नेशनलाइज हो गया ये। उनके नक्शे कदम पर चलते हुए मैं भी ये शौक़ रखता था, और मैंने सन 1979 में पहली दफ़ा इलेक्शन में हिस्सा लिया और मैं कामयाब हो गया। फिर मैं दूसरी दफ़ा इलेक्शन लड़ा तो मैं बिला मुकाबला हो गया। अच्छा, आपने काउंसलर का इलेक्शन लड़ा? ये काउंसिल का इलेक्शन लड़ा। अच्छा। उसके बाद मैं सन 1988 में चेयरमैन बना, यूनियन काउंसिल नंबर 2, चक नंबर 75। 14 चक थे मेरा एरिया। मैंने लोगों की खिदमत की, और फिर मैंने इलेक्शन लड़ा ज़िला काउंसिल का। मैं ज़िला काउंसिल का मेंबर मुंतखब हुआ, उसमें भी मैं लोगों की खिदमत करता रहा। बड़े बड़े मैंने काम कराए, सड़कें, सोलंग, ये वो मैंने बनवाए। अब मैं यूनियन काउंसिल नंबर 4 का भी चेयरमैन हूँ, और मैंने तकरीबन 10,000 फुट सोलंग लगवाई है, नालियाँ बनवाई हैं, नाले बनवाए हैं, पुल वगैरह बनवाए हैं। मैंने अपने हलके में बहुत काम कराया है, और लोग मुझे बड़ी अच्छी तरह से चाहते हैं। और मैं तहर इकबाल MNA साहब का साथी हूँ। ये पहली दफ़ा जो MPA का इलेक्शन लड़ा था, मैं इसके साथ था। फिर दोबारा MPA का लड़ा, मैं इसके साथ था। फिर MNA बना, मैं इसके साथ था। और उसके बाद अब भी मैं उसके साथ हूँ। पहले मैं मुस्लिम लीग में था, नून में। इसकी वजह से मैं तरीके इंसाफ में आ गया हूँ, और मैं इसके साथ हूँ। इसकी सपोर्ट भी की है, इसको पूरे पोलिंग स्टेशन ऑफ यूनियन काउंसिल के कामयाब कराया है, और इंशाल्लाह आइंदा भी उसके साथ रहने की तवक्को है हमें। ठीक है, यानी कि दरीना दोस्त हैं आप ताहिर इकबाल चौधरी साहब के। अच्छा, अब आपने PTI की चूँकि बात की है, बजट भी आ गया है अब तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पहला। बताइएगा अब तक जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की परफॉर्मेंस है, क्योंकि आप एक पुराने और मंझे हुए सियासतदान हैं, तो तज्ज़िया बताइएगा कि इससे पहले जो दो हुकूमतें देखते रहे, डिक्टेटरशिप तो एक अलग बात है, लेकिन अगर हम जमहूरी दौर को देखें तो उसमें आप क्या अपना एनालिसिस देंगे। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने भी हुकूमत की है मुल्क के ऊपर, तो PTI का तर्ज़ हुकूमत मुख्तलिफ है उन दोनों अदवार से, या आपको कुछ तब्दीली नहीं नज़र आ रही? हाँ, बिल्कुल तब्दीली तो है ना जी, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि इमरान खान हालात सब ठीक करेगा, और लोग भी इंशाल्लाह खुशहाल हो जाएंगे। ये पीपल पार्टी तो भट्टो ने बनाई थी, भट्टो की साथ बहुत अच्छी चली, बेनज़ीर ने ठीक किया। जब जरदारी आया तो लूटमार शुरू होगी, और उसके बाद नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ, इन्होंने भी अच्छा माल कमाया है। अब ये अपने अपनी जगह पर काबू आए हुए हैं, देखो अल्लाह रहम करे इन पर। तो इमरान खान जो है वो
ईमानदार आदमी है और वर्कर है, उसने ऊंच नीच देखा हुआ है और इंशाल्लाह ये मुल्क तरक्की करेगा इसकी हुकूमत में। मेरी भी दुआ है कि अल्लाह तरक्की दे पाकिस्तान को इमरान खान की क़यादत के अच्छा, साथ। इमरान खान साहब ने कहा कि बड़े बड़े जो बुर्ज हैं वो उलट गए हैं। जाहिर है बात भी उनकी ठीक है कि 30-30 साल 35-35 साल जिन लोगों ने हुकूमत की अब वो जेलों में पड़े हुए हैं। ये बड़ी एक बहुत बड़ी बात है पाकिस्तान की। अगर अब तक की अगर हम हिस्ट्री में ये चीज़ देखते हैं तो इस तरह की चीज़ें हमें कम देखने को मिली हैं कि दो बड़ी मेन पार्टीज़ के जो सरबराह हैं वो इस वक्त जेल में हैं। क्या समझते हैं आप, पाकिस्तान का जो एहतसाब का सिस्टम है वो स्ट्रॉन्ग हो चुका है या इसमें भी इमरान खान की आप देखते हैं कि इसमें भी इमरान खान की कारकर्दगी है? देखो जी, इमरान खान की कारकर्दगी भी है, लेकिन अदालतें, कानून पाकिस्तान का इस वक्त ताकत में है और ये जो दोनों बड़ी पार्टी के लीडर थे जो इन्हें लूटमार की थी वो इंशाल्लाह ये देंगे और इमरान खान इनको छोड़ेगा नहीं जब तक ये सब माल वापस नहीं करेंगे। बिल्कुल सही। आम पाकिस्तानी, हर पाकिस्तानी यही चाहता है कि अगर अब ये दो लोग पकड़े गए हैं तो कम से कम इन्होंने जो माल कमाया है, आवाम का जो पैसा इन्होंने लूटा है, कम से कम वो मुल्क में वापस आए। एक दूसरा बड़ा अहम टॉपिक राजा साहब मैं बात करना चाहूँगी, कर्नल सुहेल आबिद साहब कौन नहीं जानता, शहीद हुए तो पूरा मुल्क जो है एक तरफ तो कर्ब में मुब्तला था, दूसरी तरफ एक फ़ख्र था कि जी कौम का बहादुर सपूत जो है वो उसने अपनी जान दी है और बड़ी कामयाबी से। आपके बेटे हैं, आपके दामाद हैं, एक बात ये बहुत बड़ा एजाज़ है आपके लिए यकीनन। दूसरी बात ये कि मेरी अकब में और बहुत सारी पिक्चर्स हैं, बहुत सारी तस्वीर आवेज़ा हैं यहाँ पर। तो आपकी फ़ैमिली के बहुत सारे लोग जो हैं वो आर्मी में कुछ सर्विसेज अपनी अंजाम दे चुके हैं, कुछ अभी भी सर अंजाम दे रहे हैं। पहले तो मैं उनकी डिटेल जानना चाहूँगी कि वो कौन कौन से आपके रिलेटिव्स हैं जो इस वक्त आर्मी में हैं, या दूसरा मैं ये जानना चाहूँगी कि वो कौन सा ऐसा जज्बा है कि हम देखते हैं कि अगर किसी फैमिली का एक फ़र्द आर्मी में चला जाता है तो उसके बाद फिर लाइन लग जाती है। ये कौन सा ऐसा जज्बा है जो मुल्क की खातिर अपनी जान देने के लिए भी कोई गुरेजा नहीं होता? पहले तो ये बताएगा आपकी फैमिली में कौन कौन से लोग? ये कर्नल सुहेल साहब मेरे दामाद भी थे, बेटे थे। मेरा बेटा नजम साकिब है, वो भी कर्नल है, वो तुर्बत में खिदमत अंजाम दे आया है। इधर वज़ीरिस्तान में भी उन्होंने बहुत अरसा गुजारा है। और मेरे कज़न हैं अमीर काबल साहब, वो भी कर्नल हैं, इधर बावलपुर में हैं। मेरा कज़न ब्रिगेडियर सज्जाद अयूब अब्बासी साहब, वो अब रिटायर हो चुके हैं, वो भी आर्मी में थे, उन्होंने भी बहुत खिदमत की। सन 1971 वाली वार भी उन्होंने लड़ी है। और सुहेल साहब ने तो बहुत बड़ा नाम कमाया है, उसने हमारा ख़ानदान का नाम रोशन किया है। हमारे 4 शहीद हैं। सबसे पहले मेरे ताया जी मेरे वालिद से बड़े थे, वो मिस्र में शहीद हुए जंग अजीम में। उसके बाद सन 1948 में कैप्टन ज़फ़र इकबाल, वो मेरे मामू थे, वो शहीद हुए और उनको 17 जुरत मिला। और उसके बाद मेरा कज़न था, वो भी मामू का बेटा था, वो बांग्लादेश में लेफ्टिनेंट सादत, उसने भी उधर शहादत हुई उसको बांग्लादेश में, और उसको भी 17 बसालत मिला। और उसके बाद ये कर्नल सुहेल साहब हैं, इन्होंने भी कोयटा में दहशतगर्दों से लड़ते हुए शहादत पाई। और ये हमारा सिर फ़ख्र से बुलंद हो गया है कि कर्नल सुहेल साहब ने बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया है और अल्लाह ताला की मेहरबानी है। बाकी हमारे ख़ानदान में फ़ौज में बहुत लोग हैं और बड़े शौक़ से जाते हैं। ये जज्बा है मुल्क की खातिर कुर्बान होने का। ये सुहेल साहब ने पहले एक नज़म लिखी थी 15 दिन शहादत पर, और वो आपने पढ़ी होगी। वो नज़म लिखी थी शहादत पर, उसको जज्बा था, शौक़ था, और अल्लाह ताला ने उसे शहादत नसीब की। हाँ, अल्लाह की मेहरबानी। अच्छा राजा साहब, एक हमारे मुल्क में एक तबका ऐसा है बहुत बड़ा, ये हमारा अलमिया है कि फ़ौज के ऊपर फ़ौज को ताने दिए जाते हैं, फ़ौज के ऊपर बात की जाती है, ढके छुपे अल्फाज में कहीं और कहीं खुल के उनके ख़िलाफ़ बात की जाती है। तो
हालांकि इस चीज़ का इनको एहसास होना चाहिए कि फ़ौज अगर बॉर्डर पे है तो हम मुल्क के अंदर है, फ़ौज सरहदों के ऊपर है तो हम सुकून से सो रहे हैं। ठीक है, इस बात को एक साइड पे करते हुए जो लोग इनके ऊपर बातें करते हैं, इनको बदनाम करने की कोशिश करते हैं, मुल्क दुश्मन अनासिर के साथ वो मिले हुए हैं, आप इस बात को कैसे काउंटर करेंगे? क्यों, एक तो वजह बताइए वो लोग क्यों ऐसी बात करते हैं, एक बात ये, दूसरी बात ये कि किस तरह से काउंटर करेंगे आप फ़ौज के ऊपर जो बातें की जाती हैं? देखो जी, फ़ौज जो है ना, ये हमारी सलामती के लिए है और मुल्क का ये बॉर्डरों पर हर वक्त होते हैं, ख्याल रखते हैं। ये लोग जो ये बातें करते हैं ना, वो दहशतगर्द चोर किस्म के लोग होते हैं। वो अपनी चोरी छुपाने के लिए फ़ौज पर इल्ज़ाम लगाते हैं, ये है गया, वो हो गया। लेकिन फ़ौज में ऐसी कोई बात नहीं। फ़ौज है तो पाकिस्तान है, फ़ौज नहीं तो पाकिस्तान नहीं। बस ये सियासतदान तो सब चक्कर में लगे रहते हैं माल बनाने के। यानी कि नाजरीन, बिल्कुल सही कहा राजा साहब ने कि फ़ौज है तो हम हैं, सरहदों के ऊपर फ़ौज है तो यहाँ पर हम सुकून से जी रहे हैं। और सबसे बड़ा जो एक सबूत है पाक फ़ौज का, अगर हम बात करें उनकी परफॉर्मेंस का, उनकी कारकर्दगी का, तो ये लोग शहादत के जज्बे से जाते हैं। जान से बढ़ के तो कुछ नहीं होता। शहादत के जज्बे से जो अगर कोई काम करने के लिए जाता है तो उसकी नीयत के ऊपर शक करना तो ऐसे ही है कि जैसे बस अब इसको क्या बात की जाए कि एक बहुत बड़ी बात है कि आप एक शख्स जो है वो शहीद होने के लिए, शहादत के जज्बे के लिए काम कर रहा है और उसके ऊपर फिर तानेबाजी की जाए। जी, ये नवाज शरीफ अपने बेटे हसन हुसैन को भेजे ना बॉर्डर पर, ये बिलावल को जरदारी भेजे ना, पता लगे कि कैसी खिदमत होती है मुल्क की। ये लोग तो लूटने वाले हैं बस। इनको क्या है, मुल्क से वफा नहीं करते ये मुल्क से वफा नहीं करते। ये फ़ौजी जवान जो हैं वो मुल्क से वफा करते हैं और अपना खून देते हैं सरहदों में मुल्क की हिफाजत के लिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। राजा साहब की बात को मैं थोड़ा सा इस तरह से भी एक्सप्लेन करूंगी, क्योंकि जिन लोगों ने मुल्क के ऊपर हुक्मरानी की है वही मुल्क को लूट कर खा गए हैं। हमारे टैक्सों का पैसा जो है वो फॉरेन कंट्रीज़ में हम देखते हैं उन्होंने सरे महल बनाए हुए हैं, सोने के वॉशरूम जनाब इनके बने हुए हैं। और ये जो लोग हैं, जो फ़ौजी हैं, जो सरहदों पर खड़े हैं, हमारी हिफाजत के लिए खड़े हैं, एक छोटी सी तनख्वाह के इवज़ ये जो है वो जॉब करते हैं। और जज्बा क्या है? शहादत का। इन लोगों के ऊपर बात करते हैं ये लोग, शर्म आनी चाहिए इन सियासतदानों को जो कि अपने काला धन छुपाने के लिए इन फौजी जवानों के ऊपर बात करते हैं। आज के प्रोग्राम से नाज़रीन इतना ही। तो आखिर में एक नारा हो जाए पाक फ़ौज का, पाक फ़ौज जिंदाबाद। सुमेरा मिर्ज़ा को इजाज़त दीजिए।